नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गुलविश। लोकसभा चुनाव को लेकर हम आम जनता के साथ साथ देश के बुद्धिजीवी तबके के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, खुलकर बोलने का मौका दे रहे हैं। हमारे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अर्थ, यानी कि धन। देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, किन नीतियों में बदलाव की जरूरत है, ये सब चुनाव से तय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में है, तो 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की स्थिति की दुनिया भर में तारीफ तो हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में कहा है कि भारत का ग्रोथ रेट दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में सबसे तेज रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का ग्रोथ रेट 6.3%, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% रह सकता है। इसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 2024 के लिए 6.8% रहेगी, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। इन सब खुशहाल आंकड़ों के बीच कई चुनौतियां भी हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर काफी सुधार की जरूरत है। चुनाव को लेकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। तो आइए शुरू करते हैं बोल भारत बोल इलेक्शन स्पेशल। तो ये बहुत ग्लोरियस फिगर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, विस्तार से इन पे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय दुआ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर। और मनिंदर तिवारी जुड़े हुए हैं, आप सारे गेस्टों का स्वागत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आखिर धरातल पर उनकी क्या सच्चाई है, ये हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजय दुआ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम जो पैरामीटर्स होते हैं जिससे ये देखा जाता है कि देश कितना विकसित हो रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ जिससे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम की, वो ये कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी साल 2028 तक 6.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या सच में ऐसे रिफॉर्म हो रहे हैं या इसमें कुछ पिटफॉल हो सकता है? मैं धन्यवाद जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि उसका अर्थ ये है कि 5 साल में आज से हमारे पास 2023 तक के आंकड़े हैं, 24 तक के आ जाएंगे, कि 5 साल में आज से हमारा जो जीडीपी है दुगना हो जाएगा। 3-3.5 के करीब अभी है। आपने जो आंकड़ा बताया कि ऑलमोस्ट 6.9 है, डबल हो जाने का, तो उससे डबल होने के लिए हमें जो ग्रोथ रेट चाहिए होगा हमारे जीडीपी में, वो 12 से 13% कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं, उस रेट पे उसको ग्रो करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमारा ग्रोथ रेट आज से भी आज अच्छा है, इस क्वार्टर में अच्छा है, शायद इस साल भी अच्छा रहेगा, पर इससे पहले जब हमने एक बारी 9.8 या 9.9 दिया था, 2012-13 की बात है शायद, या 13-14 की बात है, तब भी हमने 12 या 13% ग्रोथ रेट पहले कभी नहीं जी। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी संतोष जी, आप बताइए आपका इस पे क्या राय है? अब सीधी सी बड़ी सरल बात है कि हमने जब कभी भी अपने इतिहास में 13% की विकास दर नहीं हासिल करी है, तो आज क्यों कर लेंगे? जबकि हमारा अनुभव ये है पिछले 10 साल में कि वो विकास दर लगभग 5.6% रही है, जबकि उससे पहले की विकास दर लगभग 8% की थी। तो हम 8 भी अगर हासिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये जो आपने 6.91 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की
करी है न वो बिना सिर पैर वाली बात है। और वैसे भी मोटी बात यह है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाती है उससे ढेला फर्क नहीं पड़ता आम आदमी के जीवन पर। उसको उसके पास रोजगार है, उसके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा है। ये सब बातों से पता चलता है उसकी प्रति व्यक्ति आय, और केवल अडानी और अंबानी के पास पैसा नहीं जा रहा है, यानी कि उस जो कुल देश की आय है उसका वितरण कैसा है, उसमें विषमताएं कैसी हैं, ये सब बातें आम आदमी के लिए, हमारे और आपके लिए और सारे श्रोताओं के लिए ज्यादा अहमियत रखती है, ना कि 10 हो गई कि 20 हो गई कि 25 हो गई ट्रिलियन। जी संतोष जी, ये भी है, रघुराम राजन साफ कह चुके हैं कि ये जो सारे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अगर इसकी सच्चाई में आप जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बहुत दिक्कतें हैं, तो सिर्फ आंकड़ों को देख के खुश नहीं हुआ जा सकता। तो रघुराम राजन सही कह रहे हैंगे, हमारे जैसे जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब यही कह रहे हैं। मगर देखिए, क्योंकि सरकार हमारी ऐसी है जिसके पास ये बताने को नहीं है कि हम आज यहाँ हैं और कल हम वहां पहुंच जाएंगे, मगर हम कैसे यहां से वहां हम कैसे पहुंचेंगे, क्या हमारा रास्ता होगा, रास्ते में क्या रोड़े आने वाले हैं, कौन बता रहा है। अगर सरकार को स्वयं नहीं मालूम है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए रास्ता क्या है और हमारी नीति क्या है और हमारी रणनीति क्या है, तो हम वहां कैसे पहुंच जाएंगे। और मैंने वैसे ही शुरुआत में जदुआ जी की बात की तस्दीक करते हुए आपको बता दिया, आपके श्रोताओं को, कि यह असंभव है, असंभव। इससे ज्यादा और कहने की आवश्यकता नहीं है। जी चलिए अजय प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आंकड़ों को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है, क्या सिर्फ उसको देखकर हम खुश हो सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो एक ना एक करके ये गोल्स हमारे सामने रख दिए जाते हैं कि इस साल में ये होगा, इस साल में ये होने वाला है। लेकिन आज की बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्ते। ये जिस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम $7 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे, अक्सर ये सब आंकड़े इसलिए बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं कि शायद हम उनकी तरफ देख करके आगे चलें। ये अपने आप में किस तरीके की एक जनरल फीलिंग क्रिएट करने का एक तरीका है, जिससे कि सब लोग एक दिशा में चलने की कोशिश करें। अभी हमारे 2 अर्थशास्त्री इसके बारे में काफी खुल के कह चुके हैं कि हमारे लिए वहां तक पहुंचना आंकड़ों के अनुसार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शायद मैं उनकी बात मान सकता हूँ, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो उससे अलग है। हम शायद वहां तक ना पहुंचे, लेकिन फिर भी जहां तक हम पहुंचे वो शायद ज्यादा हो जहां तक हम अभी तक पहुंचते चले आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि 5 साल में या 2028 तक जो बात कर रहे हैं डॉलर इकॉनमी की, वो अपने आप में शायद पहुंचना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ दूसरा हम थोड़ा सा सिनेरियो और देखते हैं, ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो में हमें ये दिखाई देता है कि कोविड के बाद से बहुत सारे देश वो अपनी कोशिशें कर रहे थे और कोशिशों में उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की भी कोशिश करी, लेकिन इस डेवलपमेंट के रास्ते में वो अभी अपने कोविड से रिलेटेड इश्यूज को ही आर्थिक रूप में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से वो अभी वर्कआउट नहीं कर पाए। जबकि देखा ही जा रहा है और बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को जो पोस्ट कोविड रिकवरी है उसमें उसने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा दिया है। अगर दुनिया के बाकी देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से कुछ हमारे पास आ जाता है, वो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो कुछ इकोनॉमिक लीवरेजेस हम ले सकते हैं, तो शायद इसके करीब हम कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर से जब हम आंकड़ों पे आते हैं तो शायद अभी आंकड़ों में 21 के बाद से भी जो हमारा प्रोग्रेशन रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वो फर्क डबल का है। हम 7% की बात कर रहे हैं, जरूरत 12 से 13% की है। एक और हम बात आपसे करना चाहेंगे जिसमें आपने कहा विकसित भारत। इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम विकसित कहते किसको हैं। क्या
1980 में अमेरिका विकसित था। अगर हम किसी से कहेंगे तो हर कोई कहेगा हाँ भाई 1980 में अमेरिका विकसित था। तो क्या भारत आज 1980 का जो अमेरिका था उससे कहीं 10 गुना आगे नहीं है? आज कंपैरिजन में हम फिर आगे पीछे जाएंगे तो कहीं शायद अमेरिका जो है फिर विकसित है और भारत विकसित नहीं है। इसके पैमाने और भी बनाए गए हैं और उसमें कहा जाता है कि हमारे पास एवरेज कितना, हमारे पास एक जो सिटीजन है उसके पास कितना पैसा है, वो कितना खर्चा कर पा रहा है और कितनी खर्च करने की उसकी कैपेसिटी है, कितना कमा रहा है। लेकिन इन सब चीज को देखना ज्यादा जरूरी है। जैसा अभी संतोष मल्होत्रा जी कह रहे थे कि जितनी भी जीडीपी हमारी हो रही है क्या वो लोगों में बराबर से बढ़ रही है? तो ये बड़ा इस सवाल है, क्योंकि अहम फर्क सवाल तो के बढ़ ही रहा ऊपर है। बात अमीर करनी अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मेरे लिए इतनी परेशानी की बात नहीं होती है जितनी बात आपने पहले कही कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। अगर सब लोग बराबर से विकसित हो तो हमें परेशानी नहीं है। इन्फ्लेशन तब सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर अमीर अमीर है और गरीब होता चला जा रहा है तो परेशानी। कोविड में जो रिकवरी हुई हमारी, वो एक के शेप्ड रिकवरी हुई और इस बात को हम लोगों ने उसी वक्त आइडेंटिफाई करा था। लेकिन के शेप्ड रिकवरी के बड़े साफ मायने हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये जो के शेप रिकवरी का पैटर्न है ये शायद अभी भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और परेशानी भी है। जी, यहाँ पर मनिंदर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, तो चुनाव पर आर्थिक मुद्दे कितना असर डालते हैं? आर्थिक मुद्दे अच्छा असर डालते हैं और मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छी चल रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ है और जो अमीरी या गरीबी, एम्प्लॉयमेंट या आपके ग्रोथ रेट हैं, टैक्स कलेक्शन है, कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का डाटा मैं कहीं भी नहीं देख पाता हूँ कि अमीर कितना अमीर हो पाता है, गरीब कितना अमीर गरीब हो पाता है। बटा हमें नज़र आता है, चाहे वो WTO का डाटा हो, एजेंसीज के डाटा हो, EY या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के डाटा हो। आप ये देखें कि पर्सनल इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन बढ़ा है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो रही है। जब जर्मनी, जापान या अमेरिका या चाइना इतने % ग्रोथ रेट के साथ अपने उस डिकेड में, जब उन्होंने 60s, 70s, 80s के आसपास जब उनका डेवलपमेंट हुआ था, तो इतने % ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारे पैरामीटर्स अचीव किए थे जो आज हम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में जितने पैरामीटर्स हमारे डिप हुए थे वो सारे पैरामीटर्स आज के डेट में अपडेटेड हैं, अप हैं। जो शेयर वैल्यूएशन, जो कैपिटल रेट और शेयर की मार्केट की बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में बिलो हैं, वो आज के डेट में इंडिया में पॉजिटिव है। और इन सब का इफेक्ट यही होता है कि आदमी के जीवन में, जो कॉमन मैन है उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये फर्क डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे डिजिटाइजेशन डेवलप हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो दे रहा है। अगर सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन उतना नहीं है और इंडिविजुअल की टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, तो जब तक वो कमाएगा नहीं, देगा कहाँ से? बट जो एक ऐसे सोशल इश्यूज हैं, टैक्स हर लेवल पे टैक्स दे रहा है मिडिल क्लास। आप टैक्स की बात कर रहे हो, हर लेवल पे मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, उससे ले लिया जाता है टैक्स। बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, बिना टैक्स कलेक्शन के कोई भी कंट्री का ग्रोथ आप किस रूप में लेना चाहते हो? एक इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आप लेना चाहते हो तो जो जिसके अकॉर्डिंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं तो आपको लेना ही पड़ेगा उन चीज़ों के साथ। 40 नंबर वाला पास होता है, 39 नंबर वाला फेल होता है। तो आप जब तक एक पैरामीटर सेट नहीं करोगे, थोड़ा सा ये होगा जरूर कि कहीं एक जगह गलत मैसेज जरूर होगा। बट ओवरऑल कलेक्शन के व्यू से, आपके डेवलपमेंट के हिसाब से जितने पैरामीटर्स हैं, जो सेट ट्रेंड्स हैं,
और दूसरे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन है उसमें इंडिया आज के डेट में बहुत अच्छा। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी अजय दुआ जी, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोरियस फिगर्स की बात कर रहे हैं जो बताई जा रही हैं और लोग उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको हम समझने की यहाँ इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी की बात करें तो मूडी के मुताबिक जो भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2024 में वो 6.8% है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। तो अगर इन आंकड़ों की बात करें या हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ कहा गया है कि भारत का ग्रोथ रेट लार्जेस्ट इकोनॉमीज से भी ज़्यादा है। तो थोड़ा आप ये आम लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करें इन आंकड़ों के बारे में। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि हम पिछले साल 2 साल में पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने आर्थिक फ्रंट पे भी। 6.8 हो या 6.9 हो, वो सब के दुनिया में क्या चल रहा है, एडवांस कंट्रीज को भी, जिसकी बात विकसित देशों की आप कर रही थी, कि उनकी तुलना में भी हम अच्छा कर रहे हैं, वो उसके बारे में कोई दो मत होने की जरूरत नहीं। प्रश्न कुछ और है, वो ये है जी कि हमारी जो प्रगति हो रही है, उन्नति जो हम कर रहे हैं, उससे काफ़ी है कि हमारी जो पब्लिक, हमारी जो सिटीजन्स हैं, सबको उसका पूरा लाभ मिल रहा है कि नहीं। रेटिंग एजेंसी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए कि हमारे देश में रोजगार का हमेशा एक बहुत बड़ा विषय रहा है। आज भी 58% वर्किंग क्लास के लोग ही काम के लिए जाके रजिस्टर करते हैं या काम ढूंढ रहे हैं, जिसे लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। उसमें बहुत महिलाएं पहले बीच में कोशिश की, उन्होंने बाद में छोड़ दिया। तो एक चीज़ जो आवश्यकता है कि हमारे देश में रोजगार, और रोजगार खास करके मैडम मैं ये कहना चाहूँगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोजगार, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है और तनख्वाह वगैरह अच्छी है, वो बढ़ाना आवश्यक है। वो हम नहीं इतना इस गति से इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया आपने कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोजगार बढ़ाना ज़रूरी है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए तो बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं पिछले 10 साल की बात करूँ, अजय सर 10 साल की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? हम पिछले 10 साल की बात करेंगे, चुनाव नज़दीक है उस लिहाज से बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जरूर, पॉपुलेशन बढ़ी है तो कुछ ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है। अगर उसी परसेंटेज का भी रखा जाए कि पहले 55 थी या अभी 58 हो गई, तो रोजगार जरूर एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ा है। पर जो आवश्यकता है, अगर हमने, आपने पहले प्रश्न किया कि रेट ऑफ ग्रोथ कंट्री का बढ़ाना है, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैडम 2-3 चीज़ें चाहिए। एक, पूंजी वाले लोग, सरकार पैसा और लगाएं, कैपिटल और लगाएं, पर उसके साथ साथ जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो उनके हाथ में इनकम जाएगी, तभी वो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकेगा। तभी हम हमेशा इकोनॉमिक्स में, मेरे साथ इतने सब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बैठे हैं, तभी इकोनॉमिक्स में कहते हैं ग्रोथ इज इक्वल टू सी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, C प्लस I प्लस G। बहुत ये तो हमें अपना कंजम्पशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब आप लोगों को नौकरी देंगे और लोगों के पास एक गुड, अच्छा स्ट्रीम ऑफ इनकम आता रहेगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो प्रश्न पहले कहा गया था कि थोड़ा जो इनइक्वालिटी का, या थोड़ा सा जो लग रहा है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो गए, गरीबों को नौकरी नहीं मिली, उस प्रश्न पे मैं ये नहीं कह रहा कि अभी किसी एक पिकेटी इकोनॉमिस्ट ने कुछ अपना एनालिसिस डाला है कि वो ठीक है कि नहीं, उसको छोड़िए। बस प्रश्न है कि हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। संतोष जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जी संतोष जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब 10 साल की रिपोर्ट कार्ड अर्थशास्त्री के तौर पर आप कितने नंबर देंगे?
आप बताइए कितने नंबर देंगे 10 साल के में जो कामकाज हुआ है? देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्वयं नंबर दे चुकी है कि मुझे नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। क्या नंबर दे चुकी, मैंने शुरू में आपको बताया कि इनकी 10 साल की जो विकास दर रही है वो 5.7% रही है, जबकि उसके पहले के 10 साल में वो 8% थी। पहली बात, अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हैं आज, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये हमारे लिए अवश्यंभावी है, हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सबसे गरीब देशों में से हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें स्थान पे हैं, और जहां तक आप मूडी, मॉर्गन स्टैनली वगैरह की बात कर रही हैं, उससे ज्यादा अहमियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने वाली संस्थाएं, चाहे वो OECD हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि भारत की विकास दर 7% भी रहेगी अगले 5 साल में। पहली बात। दूसरी बात, हमें बताया गया कि पर्सनल इनइक्वालिटी, यानी कि जो विषमताएं हैं हमारे देश में, गरीब गरीब और अमीर अमीर, उसके बारे में आंकड़े हमारे पास नहीं है। बिल्कुल गलत। आंकड़े हमारे पास बहुत पुख्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक अभी रिपोर्ट आई है जिसमें वेल्थ इनइक्वालिटी, वो साफ बता रहे हैं कि विषमताएं हमारे देश में पिछले 10 साल में जो पहले से बढ़ रही थी वो और भयंकर रूप से बढ़ी है। तो एक तो 10 साल का आप दूसरी बात आपको बता दी। तीसरी बात, जो कैपिटल मार्केट के बारे में चर्चा मनिंदर जी ने करी, कैपिटल मार्केट बड़ा भयंकर रफ्तार से हमारे आपके जैसे वर्ग के लोगों के लिए बड़ी आमदनी का स्रोत बन गया है। मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि 2-3% से अधिक हमारे देश के जो जनता है वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। अगर उसके पास सेविंग होती है तो वो हद से हद अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखती है। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात, टैक्स की बड़ी बताई गई कि टैक्स बढ़ रहा है। अरे भाई, टैक्स तो हमेशा बढ़ता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है। सवाल ये है, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको बता दूं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या बढ़ गया पिछले 10 साल में। 1%, आधा प्रतिशत, मतलब 1% का 10वां भाग भी नहीं बढ़ा है। जहां था वहीं है टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो जब आमदनियां बढ़ती हैं तो टैक्स बढ़ता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो। अच्छा, आखिरी बात जो अजय दुआ जी ने बहुत सही कही कि हमारे देश में 2017-18 में ही 45 साल से ज्यादा, 45 साल से कभी भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो 17-18 में हो चुकी थी। और उसके बाद तो बेरोजगारी की दर और बढ़ गई है, और महंगाई दर और बढ़ गई है। कोविड में लोगों की आमदनियां कम हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये उम्मीद करें कि जैसे दुआ जी ने सही कहा कि अगर खपत ही नहीं है, मांग ही नहीं है, कंजम्पशन ही नहीं है, तो फिर कोई निवेश काहे को करेगा। नहीं निवेश कर रहे हैं हमारे देश के पूंजीपति। जब 14 में निवेश दर हमारी 31% ऑफ जीडीपी थी, 31% ऑफ जीडीपी। पिछले 10 साल में एक साल ऐसा नहीं हुआ है जिसमें 31% पहुंची हो। वो अब जाकर के 29% पहुंचीएगी, जबकि उससे 26% पहुंच गई थी। तो कहां से विकास दर होगी? आप मतलब ये उम्मीद करना कि हम दुगनी हो जाएंगे और चौगनी हो जाएंगे, भाई भगवान करे कि हम जरूर 10 गुनी हो जाएं। बिल्कुल। यहाँ पर अजय प्रकाश जी कि आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि विकास दर कहाँ पर है? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कहाँ पर है? दिख रहा है लेकिन शायद है नहीं। देखिए, विकास दर के ऊपर तो अभी हम लोगों ने, अजय दुआ जी ने और संतोष मल्होत्रा जी ने काफी सारा डिस्कशन कर लिया है। वही डिस्कशन रिपीट हो सकता है, क्योंकि हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने विकास दर के बारे में कहा है और जिस तरीके से विकास दर हमारा देश जो है वो रखता है, वो सारे डिस्कशन हो गया है। लेकिन आने वाले समय में इसे कैसे बढ़ाया जाए, शायद डिस्कशन कर ले तो एक अच्छा होगा। मुझे लगता है अभी हम तरीके के एक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में तैयार किया गया है, वो एक नेटवर्किंग और उसको लीवरेज करने का काम अगर किया जाए तो हम जो चीजें चाहते हैं वो आने वाले समय में ज्यादा बेहतर हो सकती है। हमने चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नए मार्केट्स बनाने की कोशिश करी है, हमने कुछ नए एरियाज में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया है,
हमारे पास कुछ एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंटीग्रेट करके हम आगे बढ़ा सकें। ये वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कहीं पे हमने टूरिज्म में भी एक नया सेक्टर आइडेंटिफाई किया है, जो आज तक भारत में इतना ज़्यादा नहीं चलता था। तो ये वो कुछ नए सेक्टर्स ले करके आए गए हैं आज, जिनको ले करके हम अपनी ये जो जीडीपी है, इसको बढ़ा सकते हैं। हम इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो हमको एक आसानी होगी कि किस तरीके से हम बृहद रूप से और आगे अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो फ्री रेवड़ी की बात होती है, कहा जाता है ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फ्रीबीज होती हैं, इसका इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है? और ये बिल्कुल संक कॉस्ट है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, और ये एक डिट्रीमेंटल स्टेप्स हैं जो सबको बचना चाहिए। अगर देश को आप आगे रखना चाहते हैं तो ज़रूर सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किसी को बिठा के फ्री में पैसे देने से कुछ भी कंट्रीब्यूशन और कोई ग्रोथ नहीं अचीव होगा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं अजय दुआ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम आंकड़ों को देख रहे हैं तो ये कहा था कि 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन बांटा जाता है। ये इस तरह की फैक्ट्स फिगर्स आते रहते हैं। और ये भी कहा था कि 30 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये मिसमैच करती हैं। आप मेरे से पूछ रहे जी? जी अजय दुआ जी, आपसे पूछ रही हूँ। जी सॉरी। बात बिल्कुल ठीक जी। हमने अपना जो राशन की स्कीम स्टार्ट की, उसको बढ़ाते हमने 880 करोड़ लोगों को देने का वादा है, और ये 2025 तक 3 साल के लिए एक ही साथ बढ़ा दिया था, घोषणा की है। प्रश्न मेरा इतना ही रहे कि जरूर लोग जरूरत है, पर हमें इतने लोगों की आवश्यकता नहीं। जो ये मिडिल क्लास का भी जो कहेंगे श्रेणी के मीडियम लेवल तक होंगे, उनको भी हम दे रहे हैं। वो अभी जैसे बात कर रहे थे मनिंदर जी से आप, कि फ्रीबीज इतने इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं करती, गरीबों के लिए उसको अर्थ रखती हैं, लो मिडिल क्लास के लिए रखती होंगी, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये इन सब लोगों को देना चाहिए, पर मुझे लगता है कि हमने से ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं। उसको इलेक्शंस के बाद एक बार रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि 440 करोड़ काफ़ी हैं, 50 करोड़ का काफ़ी है, क्या हमें इतना ज़्यादा लोगों को खर्चा बहुत इसके ऊपर होता है। एक ज़माने में जब हमारे पास गेहूँ और चावल हम बहुत उगा रहे थे, शायद अपने स्टॉक, हमारे पास स्टॉक था, इसलिए बांटने के का एक अच्छा माध्यम था। पर अब वो चीज़ नहीं। हम किसानों को चाहते हैं मैडम कि किसान इन फसलों से आगे चलें, और जो वैल्यू एडेड होती है किसानों के इनकम की हम बात कर रहे हैं कि डबल होनी चाहिए थी, अब अगले 5 साल में और डबल हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने किसान भाइयों के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। अजय दुआ जी, एक और फिगर दी गई थी, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं जी, मेरा क्या कहना है कि डबल इनकम शायद नहीं हुई अभी। जो वायदा था कि किसान इतने ही खुश होते तो क्यों सड़कों पर आते? मैं यही तो कह रहा हूं मैडम कि 2022 तक जो डबल होना था नहीं हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 साल में एक बार ये और डबल हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। वो तभी होगा जब हम किसानों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, कृषि के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, और यही नहीं कि हम बांट दें कि अपने राशन के रूप में उसको बांट दें। हमें ज़्यादा वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में अपने लोगों को ले जाना चाहिए। यहाँ पे संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों की भी बात कर रहे हैं, टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के बारे में बात करना चाहूँगी। आपके लिहाज से मिडिल क्लास की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि टैक्सेस वो बहुत दे रहे हैं, तो सिर्फ मिडिल क्लास के बारे में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, ये मिडिल क्लास क्या चीज़ है भगवान ही जानता हैगा। हमारे देश में आज तक किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप ये इनइक्वालिटी वाले आंकड़े देखिए तो उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो महीने की 25,000 रुपये महीने की जिसकी तनख्वाह है वो ऊपरी 10% क्लास में है, ऊपरी के 10% के क्लास में है। तो भाई ये मान के चला जाए कि 90 से 99 तक मिडिल क्लास है, और फिर 99 के ऊपर भयंकर अमीर लोग हैं। तो भाई उन पर असर ये पड़ा है कि एक तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में तो पाया ये गया है कि रोजगार दर लगभग उसी प्रकार से बढ़ी है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है। मगर आप अगर उसमें निचले तबके के हैं तो उसमें रोजगार बढ़ता नहीं है, और जो भत्ता हैगा, जो वेतन है, वेतन की दर नहीं बढ़ रही है। और वेतन की दर क्योंकि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो असलियत में मिडिल क्लास की आमदनी कम हुई है। और उसका सबूत ये है, मैक्रो लेवल पे पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पे ये हमारे पास सबूत है कि हमारी सेविंग्स रेट कम हो गई, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट कम हुई है। तो हाउस होल्ड सेविंग रेट क्यों कम हुई है, इसका अर्थ यह है कि लोगों की खपत लगभग वही है जितनी थी, मगर वो लोग अपनी सेविंग से अपनी बचत को निकाल करके और फिर खर्च कर रहे हैं जिसमें पूरा पड़ जाए, वरना आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो ये है मतलब मिडिल क्लास का हाल। मिडिल क्लास का हाल तो पेट्रोल डीजल के दाम से ही पता चल रहा है। जो पेट्रोल डीजल का दाम कभी नहीं रहा, जब आमदनी नहीं बढ़ रही तब भी आपने पेट्रोल डीजल का दाम 95 रुपए 100 रुपए से ऊपर कर रखा है, जिसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सरकार के हाथ में है ना, सरकार न करने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से। तो ये तो आप आम आदमी से पूछे जो स्कूटर चलाता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं रुक सी गई है मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी, और इसी पे हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी अजय प्रकाश जी। क्योंकि हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्या हर पार्टी के आंकड़े अलग होते हैं? आज एक पार्टी है सरकार में, उसके आंकड़े अलग है, कल को दूसरी आएगी उसके अलग आंकड़े होंगे। तो क्या ये पार्टी सेंट्रिक हो जाते हैं आंकड़े? मनिंदर जी, मनिंदर जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी मनिंदर जी, क्या ये जो आंकड़े बताए जाते हैं क्या पार्टी सेंट्रिक है? एक पार्टी अलग आंकड़े देती है, कल को दूसरी पार्टी आ जाएगी तो दूसरे आंकड़े देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़े हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मॉनिटर करती है, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करती है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट करना सबका परम धर्म है। मुझे लगता है कि इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करके जो आंकड़े बनाए जाते हैं, बस इसकी वजह से गलतफहमियां होती हैं। अदरवाइज़ आंकड़े जो हैं, जो डाटा एस्टेब्लिश है, किस पैरामीटर्स पे किस आंकड़े को लेना है, वो फिक्स्ड है, और उसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो वो बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। यहाँ पे संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक और जो यहाँ पर मैं रुक करूँगी अजय दुआ जी का। अजय दुआ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आजकल ये भी खबर आई है कि जो न्यूनतम वेज है, उस जो आपकी मिनिमम वेज है उसकी जगह अब लिविंग वेज होगी। तो क्या ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है? होना चाहिए जी। आइडिया बहुत अच्छा है, सुझाव अच्छा है। मिनिमम वेज जब होती है तो उसके सरकार बढ़ाती है मिनिमम वेज, तो मार्केट में लगता है कि बहुत पैसा आ गया है तो या आने वाला है, दुकानदार अपना ही रेट बढ़ाए, या सब्जी वाले भी और अपने पटरी वाले भी सब अपना रेट बढ़ा डालते हैं। ये तो आप देखिए, अगर हम दिल्ली के से सब बात कर रहे हैं, लोधी रोड सरकारी कॉलोनी है, सरकार डीए बढ़ाती थी
तो लोधी रोड वाले सारे अपना रेट बढ़ा लेते थे कि सिंह गवर्नमेंट सर्वेंट जो वहाँ रहते हैं उनको 4% या 6% और मिल गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस अर्थ में कहना चाह रहा था कि अभी हमें जरूरी है कि हम लोगों को डिसेंट लिविंग के लिए कितना पैसा लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लग्जरी घर हो, ट्रैवल का हो, हॉलिडे हो, आपको पेट भरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए और अब बस में काम पे जाना है उसके लिए जो लगता है वो लिविंग वेज के हिसाब से कम न्यूनतम वेजेस होने चाहिए। वो आइडिया अच्छा है पर उसका असर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होगा। कारण आज जो मिनिमम वेज बढ़ता है और मैं इतना भी कहना चाहूँगा मैडम कि जो न्यूनतम वेज है हम अपने रोजगार हमी योजना पे महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा स्कीम के नीचे दे नहीं पाते। कारण आपको स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत जगह दे रही हैं पर मनरेगा स्कीम के नीचे हम दे नहीं पा रहे। कारण हम कहते हैं कि ये नेशनल स्कीम है, मिनिमम वेज है। बिल्कुल ये समस्या है यहाँ पर। मनिंदर जी, क्योंकि प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है तो मैं चाहूँगी आप बताइए क्या लगता है आपको, जो कंट्री की पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए और क्या किया जा सकता है? करने के लिए थोड़ा सा हम कैपिटलिज्म जो एक मॉडल पे अडॉप्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उसको थोड़ा सा स्लो करके सोशलिज्म को इंक्लूसिव करके चलना चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपने रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जो फ्रीबीज हैं, जो ऐसे कमिटमेंट्स हैं जो संक कॉस्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको बड़े रिड्यूस करने चाहिए। अपने ग्रोथ रेट को और जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बाकी सेक्टर्स के, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इनको ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है। तो ये 6 का अगर हमारा 7.5 और 8 के आसपास अगर आ गया तो हम 2047 तक 26 ट्रिलियन होंगे, जैसा कि एक यहाँ पर मैं रुक करूंगी हमारे तीसरे गेस्ट का। अजय जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत को अगर हम विकसित बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फिलॉसफीज में चेंज आना चाहिए। अभी एक करंट फिलॉसफी है हमारी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय जो कंपटीशन है हम उसी से हर वक्त अपने आप को कोशिश करते हैं कि compete करें। भारत अपने आप में 17% आबादी है पूरी दुनिया की। हम आज बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और निरंतर इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं। हम जो मेक इन इंडिया है, बजाय इसके कि उसके अंदर किसी और तरीके की क्लैरिटी को छोड़ दें, हम सिर्फ ये क्लैरिटी रखें, मेक इन इंडिया फॉर इंडियंस। अगर आप मेक इन इंडिया फॉर इंडियंस करते हैं तो आप 17% पूरे दुनिया का ट्रेड हैंडल कर लेंगे, जो आज 2% भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा छोटा सा एक ऐसा एडवांसमेंट है, अगर हम करते हैं तो हम उसको कर लेंगे। दूसरा ध्यान देना पड़ेगा हमको, हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है इसको हम एक टर्मिनल सिस्टम रखें। अभी हमने प्रोग्रेसिव सिस्टम रख रखा है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हुए आज 3 साल 4 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स को बैचलर्स भी करना है, मास्टर्स भी करना है। वो कहीं पे भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं करना चाहते। तो हमने किसी तरह का कंजीनियल एनवायरनमेंट अभी भी नहीं क्रिएट किया है जिससे कि हम इन्हीं सारे के सारे लोगों से वो काम अचीव करवा सकें जिससे कि भारत विकसित हो सके। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कई मुद्दों पर बात हुई है और जो हमारे देश की इकोनॉमी है उस पर हमने चर्चा की है। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुआ जी, संतोष मेहरोत्रा जी, अजय प्रकाश जी और मनिंदर तिवारी जी, इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ग्लोरियस फिगर्स के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो, मिडिल क्लास एक जगह थमा ना रहे। और तो इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत में दीजिए इजाज़त।